नमस्ते। आज हम पीरियोडिक टेबल के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट फैसिनेटिंग हिस्से की बात करेंगे, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सोचो, आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये डे टू डे मेटल्स तो हैं ही, पर साथ में न्यूक्लियर एनर्जी के पावर हाउसेस जैसे थोरियम और यूरेनियम भी, सब इन्हीं ब्लॉक्स में हैं। तो चलो इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। हम देखेंगे इनकी पीरियोडिक टेबल में जगह क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, प्रॉपर्टीज, फिर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, परमैंगनेट, और फाइनली इनकी कुछ कूल रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। बेसिकली क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए क्विक एंगेजिंग रिकैप टाइप का। कहाँ से शुरू करें? पीरियोडिक टेबल में लोकेशन। हाँ बिल्कुल। तो देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के एकदम बीच में फिट होते हैं, ग्रुप्स 3 से लेकर 12 तक। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो टेबल के नीचे अलग से 2 रोज में रखे जाते हैं। डी ब्लॉक को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसके एटम या फिर आयन में इनकम्प्लीट डी सबशेल हो। इसलिए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, क्योंकि उनका D10 कॉन्फ़िगरेशन हमेशा फुल रहता है, ग्राउंड स्टेट में भी और कॉमन आयंस में भी। पर क्योंकि ये सीरीज के एंड मेंबर्स हैं, तो इनकी केमिस्ट्री हम साथ में ही पढ़ते हैं। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो स्कैंडियम 3D1 ट्रांजिशन है, पर जिंक 3D10 नहीं। राइट। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जनरल फॉर्मूला है N-1 D1 to 10 NS1 to 2। लेकिन क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शंस क्यों हैं? एक्सपेक्टेड से अलग कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ सारा खेल स्टेबिलिटी का है। देखो, हाफ फेल्ड जैसे CR में होता है 3D5 4S1, और कंप्लीटली फेल्ड जो CU में होता है 3D10 4S1, ये D ऑर्बिटल्स एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। और क्योंकि N-1D और NS ऑर्बिटल्स की एनर्जी में ज़्यादा फर्क नहीं होता ना, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली जंप कर जाता है, बस थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए। राइट। तो स्टेबिलिटी के लिए नेचर थोड़ा रूल्स को एडजस्ट कर लेता है। अच्छा, और इनकी जनरल प्रॉपर्टीज? ये तो टिपिकल मेटल्स लगते हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, डक्टाइल, गुड कंडक्टर्स, पर इनके मेल्टिंग पॉइंट्स इतने हाई क्यों होते हैं? और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी। हाई वैल्यूज का रीजन है कि इनमें सिर्फ बाहर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं, बल्कि अंदर के N-1D इलेक्ट्रॉन्स भी मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड D इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतनी ही स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग होगी। इसीलिए ट्रेंड देखें तो बीच के एलिमेंट्स के पास, मतलब D5 के आसपास, ये वैल्यूज पीक करती हैं। और हाँ, सेकेंड और थर्ड सीरीज यानी 4D और 5D सीरीज में ये बॉन्डिंग फर्स्ट सीरीज 3D से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ओके। और साइज का क्या ट्रेंड है? लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? और ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या चीज है? सुना तो है। देखो, एक सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज थोड़ा कम होता है। इसका रीजन है डी इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग। वो न्यूक्लियस के चार्ज को उतना इफेक्टिवली स्क्रीन नहीं कर पाते। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज है वो है लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ये तब होता है जब 5D सीरीज शुरू होने से पहले 4F ऑर्बिटल्स फिल होते हैं, और ये 4F इलेक्ट्रॉन्स तो क्या कहते हैं, शील्डिंग में और भी बुरे होते हैं। बहुत ही वीक शील्डिंग इफेक्ट है इनका। अच्छा, so the F electrons are like really bad bodyguards for the nucleus. एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसीलिए जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज एक्सपेक्टेड से ज्यादा श्रिंक हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि 5D सीरीज के एलिमेंट्स का साइज उनके ठीक ऊपर वाले 4D सीरीज के एलिमेंट्स के ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जिर्कोनियम Zr और हैफनियम HF को देखो। प्रॉपर्टीज इतनी सिमिलर है कि उन्हें सेपरेट करना भी बहुत मुश्किल है। Got it. इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये भी एक खास बात है ना। जैसे मैंगनीज +2 से +7 तक सब कुछ दिखाता है, ये कैसे? ये भी इनकम्प्लीट D ऑर्बिटल्स की वजह से ही है, क्योंकि N-1D और NS इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी काफ़ी क्लोज होती है, तो ये एलिमेंट्स अलग अलग नंबर में इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। इसलिए मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है, जो यूजुअली बस एक यूनिट से डिफर करती हैं। और हाँ, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे छोटे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं।
जैसे MnO2 में Mn+7 स्टेट में है ऑक्सीजन के साथ। और इनके कंपाउंड्स कलरफुल होते हैं, राइट? और मैग्नेटिक भी होते हैं, पैरामैग्नेटिज्म। हाँ बिल्कुल, पैरामैग्नेटिज्म आता है अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस से। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, और कलर का रीजन है डी ट्रांजिशन। जब डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी हायर एनर्जी वाले डी ऑर्बिटल में जंप करता है, तो जो लाइट एब्जॉर्ब हुई उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखता है। जैसे कॉपर सल्फेट Cu2+ आयन के कारण ब्लू दिखता है। अच्छा, इसलिए टाइट्रेशन में पोटेशियम परमैग्नेट का पर्पल कलर गायब हो जाता है। स्पीकिंग ऑफ विच, K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 यानी पोटेशियम परमैग्नेट, ये लैब में तो काफी कॉमन है। ये बनते कैसे हैं और इनका मेन काम क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, राइट? हाँ, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। खासकर एसिडिक मीडियम में K2Cr2O7 बनता है क्रोमाइट ओल्स से, जो बेसिकली आयरन क्रोमियम ऑक्साइड है, FeCr2O4। प्रोसेस थोड़ा लंबा है सोडियम क्रोमेट के थ्रू, और KMnO4 बनता है पायरोलूसाइट ओर से यानी MnO2 से वाया पोटेशियम मैंगनेट और काम। ये दूसरे सब्सटेंसेस से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेते हैं, उन्हें ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जैसे एसिडिफाइड K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का होता है Cr6+, ये Fe2+ को Fe3+ में बदल देता है और खुद ग्रीन कलर के Cr3+ में रिड्यूस हो जाता है। ऐसा ही काम KMnO4 जो पर्पल है MnO4- करता है, Fe2+ को Fe3+ बनाता है और खुद कलरलेस Mn2+ में रिड्यूस हो जाता है। राइट। टाइट्रेशंस में देखा है ये। अच्छा, अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा बताइए। लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, ये नीचे क्यों रखे हैं? हाँ, ये पीरियोडिक टेबल के नीचे वाली 2 सीरीज हैं। लैंथेनॉइड्स 4f सीरीज में सीरियम से लुटीशियम तक आते हैं और इनमें 4f ऑर्बिटल्स फिल होते हैं। इनका मेन फीचर है लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, जिसके बारे में हमने बात की। साइज धीरे धीरे कम होता है अक्रॉस द सीरीज। फिर आते हैं एक्टिनॉइड्स 5f सीरीज, थोरियम से लॉरेंशियम तक। इनमें 5f ऑर्बिटल्स फिल होते हैं। इनकी केमिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक तो ये सब रेडियो एक्टिव है, दूसरा ये लैंथेनॉइड से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं क्योंकि इनके 5f इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इनमें एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन भी होता है, जो लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एलिमेंट टू एलिमेंट। ओके, तो ये सब प्रॉपर्टीज, कॉन्फ़िगरेशंस, इसका मतलब क्या है? रियल वर्ल्ड में कहाँ काम आते हैं ये डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? कुछ एप्लीकेशंस? अरे एप्लीकेशंस तो ढेर सारी हैं। सोचो, आयरन के साथ क्रोमियम, मैंगनीज, निकल मिलाकर अलग अलग तरह के स्टील्स बनते हैं, स्टेनलेस स्टील वगैरह। फिर कैटलिस्ट्स, वेनेडियम पेंटोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, आयरन कैटलिस्ट हेबर प्रोसेस में अमोनिया के लिए, निकल हाइड्रोजनेशन में यूज होता है ऑयल्स के, टाइटेनियम डाइऑक्साइड वाइट पेंट का इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, मैंगनीज डाइऑक्साइड ड्राई सेल्स में काम आता है, जिंक निकल कैडमियम बैटरीज में, कॉपर सिल्वर निकल के अलॉयज कॉइन्स में यूज होते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में वो ब्लैक एंड व्हाइट वाली, और एफ ब्लॉक से लैंथेनॉइड्स का एक अलॉय है मिश मेटल, वो सिगरेट लाइटर्स के फ्लिंट में यूज होता है, बुलेट्स में भी। और एक्टिनॉइड्स जैसे थोरियम, यूरेनियम, ये तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के मेन फ्यूल है न्यूक्लियर एनर्जी। अरे वाह, एप्लीकेशंस तो काफ़ी डाइवर्स हैं, कंस्ट्रक्शन से लेके एनर्जी तक। तो ये था एक क्विक लुक डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अमेजिंग दुनिया का। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लेकर कलर, मैग्नेटिज्म, रिएक्टिविटी और एप्लीकेशंस तक सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल, और हर प्रॉपर्टी के पीछे आखिर में रीजन उनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में ही छुपा है, खासकर वो इनकम्प्लीट डी या एफ ऑर्बिटल्स। सही बात है। तो लिसनर के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन नहीं होता तो क्या 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स जैसे जिरकोनियम Zr और हैफनियम HF की प्रॉपर्टी इतनी सिमिलर होती? उनकी डिस्कवरी और उनको सेपरेट करने के तरीकों पर इसका क्या असर पड़ता? सोचने वाली बात है। चलिए, अगली बार मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।